आज का थंबनेल आपने देखा होगा, यूरोप जॉब्स जीरो टू हीरो यानी वीजा कॉस्ट ब्रेकडाउन। मैंने इसलिए आज का थंबनेल में लिखा है ताकि आपको पता चले, जिसका भी मन में कोई प्रकार का डाउट हो, क्वेश्चंस हो, कि जब भी कोई प्लान करता है यूरोप में जॉब लेने का तो कॉस्ट कितना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स या मैं भी ये तो कहता हूं कि हम कॉस्ट बताएंगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं समय के चलते या फिर इसका कई पहलू है, कई कारण है, इस वजह से आप लोगों को हम बता नहीं पाते हैं कि क्या कॉस्ट होने वाला है। लेकिन आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, मैं इसमें रिवील करने वाला हूं। अगर आप प्लान करते हैं यूरोप में जॉब लेने के लिए तो कितना कॉस्ट पड़ता है और कहां कहां कितना खर्चा होता है, तो कहीं ना कहीं आपको अप्रॉक्सीमेट एक खर्चे के बारे में पता चल जाएगा। फिर आप प्लान कर सकते हैं आपके बजट के हिसाब से आपको कौन सा कंट्री में जाना चाहिए। अगर आप एक जॉब सीकर्स हैं और जो चीजें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो मैंने बताया, कहीं ना कहीं अगर आपके मन में ये क्वेश्चंस, ये सोच होगा तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आपका जो भी सवाल या क्वेश्चंस होगा इस बाबत में तो कहीं ना कहीं वो क्लियर हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज तक आपको यूट्यूब का किसी भी चैनल पे नहीं मिला होगा फॉर श्योर। ठीक, बात करते हैं यार, चलो खर्चा कितना लगता है। ठीक, यही आप जानना चाहते हैं ना। तो देखिए, खर्चा जानने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना जरूरी है। जब भी आप प्लान करते हैं यूरोप कंट्री जाने के लिए तो उसके पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होना चाहिए, जैसे यूरोप पास सीवी, कवर लेटर, पासपोर्ट कॉपी, एक्सपीरियंस लेटर, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये है मेन डॉक्यूमेंट्स। अगर ये डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाता है फिर आपको सोचना है कौन सा कंट्री जाना है। खर्चा मैं अब बताऊंगा क्यों, क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग खर्चा होता है और इसका अलग अलग पहलू भी है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं थ्रू कोई वेबसाइट, कंपनी के वेबसाइट में, तो आपको 1 रुपया खर्चा नहीं लगेगा। अब 1 रुपया खर्चा नहीं लगेगा मतलब होता है आपको किसी एजेंसी या किसी भी एजेंट को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो काम आपका एजेंसी वाला कर देता है वो आप खुद करने वाले हैं। लेकिन क्या आप कर सकते हैं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। अगर नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको किसी एजेंसी के माध्यम से जाना होगा और एजेंसी का चार्जेस देना होगा। अगर आप खुद से कर रहे हैं, लगता है कि मैं खुद से कर लूंगा, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका जो भी प्रोसेस कंपनी कहता है आपको करने के लिए, लेकिन इसमें आपको खर्चा देना ही पड़ेगा यूरोप में अगर आप जा रहे हैं, जैसे कि फ्लाइट टिकट, फ्लाइट आइटिनरी, इंश्योरेंस, इसके अलावा और जो भी डॉक्यूमेंटेशन चार्ज लगता है वो आपको देना ही देना है। यूरोप का कोई भी कंपनी 1 रुपया इस सब चीज में खर्चा नहीं करती है, क्योंकि उनको पता है इंडियंस के ऊपर खर्चा करने से हो सकता है वीजा आने के बाद वो वापस वहां जाए ही ना, तो कंपनी का लॉस है। एक तो समय गया कंपनी का, दूसरा पैसा भी गया। इसीलिए एचआर क्या कहते हैं कि भाई जो भी इंडिया में खर्चा होने का है, चाहे आइटिनरी हो, चाहे वो वीएफएस खर्चा हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो फ्लाइट टिकट्स हो, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वहां पर वो खुद से आप करें। मिलेगा कि नहीं मिलेगा वापस आने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप खर्चा करके आ जाएं, हम आपको सैलरी देने को तैयार हैं। ठीक, तो लगभग आपका 2 से 2.5 लाख रुपया तो खर्चा होना ही होना है। ये पहला। अगर आप कोई एजेंसी के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो सोचिए, वहां जो भी कंपनी के पास हायरिंग होता है वो खुद से नहीं करते हैं मेरा दोस्त। ठीक, अब जैसे ही वो एक थर्ड कंपनी को हायर करते हैं, अब वो थर्ड कंपनी तो डायरेक्ट इंडिया से हायर नहीं कर सकता है, तो जाहिर सी बात है वो एक लॉयर को हायरिंग करते हैं। अब वो लॉयर क्या करेगा, कोटा को खरीदते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, अब वो उस कोटा को फिर वो बेचते हैं इंडियन एजेंसी के पास। अब मेरे भाई ये बात को समझना है, अगर वो कॉस्ट वहां पर वो 2 या 2.5 लाख चार्ज कर रहे हैं तो इंडिया में आने के बाद ये लगभग 5 से 6 लाख हो जाता है, कहीं 4, 4.5 लाख हो जाता है। अब जहां पर आपको बोला जाता है 4, 4.5, 5 जो 2.5 लाख में आता है, ठीक है, तो यहाँ का एजेंसी अपना खर्चा पकड़ के, रिस्क पकड़ के, जो भी 6 महीना 8 महीना आपका प्रोफाइल के ऊपर जो स्पेंड करेगा
तो लगभग 5 लाख चार्ज करेगा। इसके अलावा फ्लाइट आपका रहेगा, वीएफएस आपका रहेगा, इंश्योरेंस आपका रहेगा, आइटिनरी आपका रहेगा, इसके अलावा जो पेपर वर्क होता है वो आपका रहेगा। तो लगभग एज ए जॉब सीकर आपको 5 से 6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया कॉस्ट लगता ही है। अब ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये हर एक जॉब सीकर्स के लिए है। अब ये भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सा देश में जा रहे हैं, और ये खर्चा कोई एजेंसी वालों ने नहीं बढ़ा रखा है। ये खर्चा जो है, जैसे आप जाते हैं नॉर्थ में, पंजाब चले गए, पंजाब में होता क्या है, अगर कोई एजेंसी उनको चार्ज कर रहा है 6 लाख तो वो 8 लाख देने को तैयार हैं। अगर कोई एजेंसी 8 लाख चार्ज करे तो 10 लाख देने को तैयार हैं। और यही रीज़न है रेट हर साल बढ़ने का। जो मैंने रिसर्च किया बता रहा हूँ, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। हो सकता है इसमें रियलिटी हो सकता है, ना भी रियलिटी हो, लेकिन आप लोग भी रिसर्च करना इस बात पे, ठीक है। जो मैंने जिनसे भी बात किया है, काउंसलिंग के माध्यम से बात किया है, या फिर जब मैं कैंडिडेट से बात करता हूँ, एजेंसी वालों से बात करता हूँ, तो ये चीज़ें सामने आई है। जैसे अगर आप नॉर्थ में जाते हैं तो वहाँ हर जगह रेट अलग अलग आपको मिलेगा। और जब ये बंदे जाते हैं उस देश में तो वहाँ का लॉयर पूछते हैं कि भाई आपका यहाँ आने तक का कितना खर्चा हुआ है, क्योंकि उनको पता चले कि हम कितने में दिए और कितना में लोग आ रहे हैं। तो जैसे उनको पता चलता है, आप लोग बता देते हैं बढ़ा चढ़ा के। अगर आपने 6 लाख भी दिया तो आप 8 लाख बोल देते हैं। आपको लगता है कि यार ऐसे बोलने से कहीं ना कहीं एजेंसी वालों को कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप क्या बोल देते हैं, 8 लाख दे करके आया हूँ। तो लॉयर सोचता है यार हमने तो उनको 4 लाख में दिया था, 6 लाख चार्ज करना चाहिए, 8 लाख चार्ज किए हैं, तो अब वो क्या करेंगे, 5 लाख चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग सोचते हैं अपने आप को एकदम होशियार समझ करके बोल देते हैं, लेकिन ये फर्क पड़ता है जो नेक्स्ट जनरेशन जो लोग जाते हैं उनका जेब पे ये भारी पड़ता है। तो मेरा दोस्त, जब भी आप जाते हैं कहीं पर, अगर आपको कोई पूछता है कितना पैसे में आए, तो कम खर्चा बताया करें, ताकि आने वाले दिनों में उनको लगे कि भाई ये बंदा कम में आ रहे हैं और हम ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी कम चार्ज करना चालू करेंगे, ठीक है। यही बात गल्फ में भी हुआ है। इंडिया में सबसे ज़्यादा एजेंसीज जो भेजते थे गल्फ, वो है मुंबई। मुंबई में क्या हुआ, मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ। मुंबई में इंडिया से जितना भी लोग जाते थे, मैक्सिमम मुंबई से जाते थे। पहले फ्री में हुआ करता था, 1 रुपया भी नहीं लगता था, क्योंकि कंपनी यूज्ड टू पे देम, ठीक है। 20,000 30,000 कंपनी इनको पे करता था पर कैंडिडेट, और ये लोग इंडियन जो जॉब सीकर जाते थे उनसे किसी से 10,000, किसी से 5,000 इतना ही चार्ज करते थे पहले, ठीक। लेकिन धीरे धीरे देखा गया, ना सिर्फ एजेंसी बल्कि कोई भी एजेंसी काम करना चालू कर दिया, किसी को ये लोग भेजने चालू कर दिए। फिर जो बड़े बड़े कंपनीज हैं वो लॉस में आने लगे, तब क्या किए, बीडीएम हायर किए, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, और उनको लेकर के दुबई में बिठा दिए, अबू धाबी में बिठा दिए, शारजा में बिठा दिए, सऊदी में, कुवैत में, कतर में बिठा दिए। क्यों? क्योंकि भाई हमें बिजनेस चाहिए। अब वो क्या किए, जितना भी कंपनीज का एचआर हैं उनसे जाके मिलने लगे। अब जब कंपनी से मिलने लगे, एचआर से मिलने लगे, तो एचआर को लगा कि भैया ये हमको आकर के पूछ रहे हैं वैकेंसीज, तो हम अब नेगोशिएट करना चालू करते हैं, ठीक। क्योंकि जब भी कोई इंडियंस वहाँ जाता था उनसे पूछते थे वो कि आपने कुछ खर्चा दे करके आया है, तो जो ना खर्चा देकर गया हुआ ही बोल देते थे हम 1 लाख रुपए देकर के आया हूँ। तब ये एचआर को पता चल गया कि भाई ये जो इंडियंस आते हैं पैसा देकर के आते हैं, तो हमें भी कुछ कमाई करना चाहिए। तब वो क्या किए, बीडीएम जो जाकर के बैठने लगे वहाँ पर, उनसे नेगोशिएट करने लगे कि अगर आप 40,000 चार्ज कर रहे हैं तो हमें 15,000 दे दीजिए, तब हम आपको वैकेंसी देंगे। अब इधर कंपनी को चाहिए वैकेंसीज, क्योंकि अपना कंपनी में चलाना है ना, तो 10 की जगह जो 25 वैकेंसीज हैं सब लेना चाहते थे। अब सारे के सारे कंपनी का जो बीडीएम है वो अपने आप में चालू हो गया कि भाई मैं आपको 25% दूंगा, कोई 30% दूंगा, कोई 40% दूंगा, हम जितना चार्ज करेंगे। और ऐसे करते करते मेरा दोस्त ये रेट जो है, अब गल्फ अगर कोई जाता है तो 70 से 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक चार्ज होने लग गया है, जबकि ये पहला 15,000, 20,000 में हो जाया करता था। अगर मेरे बात में अगर सच्चाई लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर किसी ने भी इस बात का एक्सपीरियंस किया हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं इस बात को आज इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चला। आप लोगों को लगता है ना कि भाई हम कितना पैसा दे कर कौन सा देश में जाएं, तो यूरोप का अलग चार्ज है, यूएस का अलग चार्ज है। जैसे तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, यहाँ के ज़्यादा लोग जाते हैं यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। साउथ से जो ज़्यादा लोग जाते हैं
जो बड़े बड़े काम में जाते हैं वो यूएसए जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या यूके जाते हैं, चाहे वो पढ़ने जाएं, पढ़ के जाकर सेटल हो जाएं या फिर जॉब के लिए जाएं। लेकिन अब वहाँ का सभी जगह का ट्रंप आने के बाद वीज़ा में बहुत तब्दीली आया हुआ है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो सब के सभी यूरोप जाना चाहते हैं। अब अर्लियर पहले बता रहा हूँ मैं, सिर्फ नॉर्थ इंडियन जाते थे ज़्यादा यूरोप, लेकिन आज ऑल ओवर इंडिया के लोग यूरोप जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है वीज़ा लेने में। धीरे धीरे होगा, लेकिन अब समय बदलते जा रहा है। पहले 2 महीना वीज़ा आ जाया करता था, लेकिन आज वही वीज़ा लगभग साल 1.5 साल का समय लग रहा है। क्यों लग रहा है आप लोगों को पता ही है, ठीक। अब इस बात को आपको समझना है मेरा दोस्त, और जितना जल्दी हो सके अगर आपका भी प्लान है यूरोप का, तो बिना समय गंवाएं लपक लीजिए, अन्यथा बाद में आपका जो सपना है वो सपना ही रहने वाला है।